हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए यूपीएससी सी सेट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। देखिए, हम लोगों की यहाँ पे सीरीज चल रही है जिसके तहत हम लोग सी सेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग सी सेट का 2011 का पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो आज इसका जो है पार्ट 3 है यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए, यहाँ पे प्रश्न है आपका, निम्नलिखित लेखांश को पढ़िए और उसके पश्चात दिए गए 3 प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। किसी एक प्रस्तावित अभ्युपाय को लागू करने से पूर्व उस पर किए गए एक सर्वेक्षण में 2878 व्यक्तियों ने हिस्सा लिया, जिनमें 1652 पुरुष थे। 1226 व्यक्तियों ने प्रस्ताव के विरुद्ध मत दिया, जिनमें से 796 पुरुष थे। 1425 व्यक्तियों ने प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया और 196 स्त्रियां जो थी अनिर्णित थी, यानी ये निर्णय नहीं ले पाई कि किधर हमें जाना है। तो देखिए, यहाँ पर वन बाई वन करके हम यहाँ पे एक एक चीज जो दी हुई है वो लाइन बाई लाइन हम लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं, यानी कितने लोगों ने यहाँ पे सर्वेक्षण में हिस्सा लिया है। टोटल पार्टिसिपेंट है आपके 2878। अब इनमें से मेल कितने हैं आपके, यानी कि जो पुरुष हैं वो कितने हैं। मेल जो है आपके 1652 हैं। 1652 इसमें आपके मेल हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अब आपको फीमेल की संख्या चाहिए होगी, तो आप क्या करेंगे, मेल को इसमें से घटा देंगे। टोटल जो पार्टिसिपेंट है इनमें से मेल की संख्या को घटा देंगे और आपको फीमेल की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो फीमेल की संख्या निकल कर आ गई 1226। यानी हमारे पास एक फिगर ये आ गया कि जो टोटल पार्टिसिपेंट हैं इनमें से 1652 पुरुष हैं और 1226 जो है महिलाएं हैं। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, वोटिंग पर आते हैं। वोटिंग की बात बताई गई है कि यहाँ पर जो प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव में जो विरुद्ध वाले मत हैं, विरुद्ध का मतलब क्या है, जो लोग ऐसे होंगे जिन्होंने किसी उपाय के विरुद्ध में मत दिया है, तो उनकी संख्या बताई गई है। कितने लोग हैं, 1226 टोटल लोग हैं, यानी 1226 लोग अगेंस्ट हैं इस प्रस्ताव के। ठीक है, इनमें से मेल कितने हैं, इनमें से आपकी जो मेल की संख्या है वो है आपकी 796, यानी 796 इसमें से पुरुष हैं। अब महिलाएं निकाल लीजिए, महिलाएं इसमें से कितनी होंगी, यानी अब आप इसमें से 1226 में से महिलाओं की, यानी कि इसमें पुरुष को घटा देंगे तो आपको महिलाओं की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो आप घटाइए इसमें, तो यहाँ पर 430 निकल कर आ जाएगा। देखिए, मैंने पहले ही अपनी कॉपी पे निकाल के रख लिया है, मैं साथ के साथ जिक्र करते जा रहा हूँ। आप अपने पेन पेपर से अपनी कॉपी पे आप लिखते जाएं। ठीक है, यानी जब आप 1226 में से पुरुषों की संख्या निकाल देंगे विरुद्ध मतों में, तो आपको ये पता चल जाएगा कि 430 स्त्रियां ऐसी हैं जो कि जिन्होंने विरुद्ध में वोट डाला है। अब देखिए, बात कही गई है कि 196 स्त्रियां अनिर्णित हैं। अनिर्णित का मतलब क्या है कि इन्होंने पक्ष में तो वोट नहीं डाला होगा भाई। ये लोग तो, इन्होंने जो अनिर्णित वाली स्त्रियां हैं, इन्होंने तो पक्ष में वोट डाला ही नहीं होगा, ना तो विरुद्ध में डाला होगा, ना ही पक्ष में डाला होगा। तो ये इनकी संख्या कितनी है, यानी जो अनिर्णित हैं इनकी संख्या पहले लिख लेते हैं। अनिर्णित की संख्या आपकी है यहाँ पर आपकी 196। तो हमारे सामने हमने ये चीज हमें देख ली कि टोटल स्त्रियां ऐसी कैसी कितनी हैं जो कि पक्ष में नहीं है, यानी हम इन्हें विपक्ष में ही मान के चलते हैं। टोटल स्त्रियां आपकी कितनी हैं जो कि आपके विपक्ष में, विरुद्ध में हैं। तो टोटल TF लिख दे रहा हूं, टोटल फीमेल बराबर कितनी होगी, 430 प्लस 196, यानी इनको हम जोड़ दे रहे हैं। तो हमारे सामने जो फिगर आ जाएगा वो 626 का आ जाएगा, यानी 626 स्त्रियां ऐसी हैं जो कि विरुद्ध में ही हम मानते हैं, यानी ये पक्ष में नहीं है। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब वन बाई वन करके हम यहां पहुंचते हैं। यहां पर इसके पक्ष में मत कितने पड़े हैं, देखिए यहां पर टोटल 1425 वोट जो है इसके फेवर में पड़े हैं। 1425 वोट जो है किसके, यानी कि इस प्रस्ताव के पक्ष में पड़े हैं। अब यहां पर भी ध्यान देने वाली बात यह, हमारे पास संख्या टोटल फीमेल की, जो विपक्ष वाली या विरुद्ध वाली फीमेल की संख्या कितनी है, 626। टोटल स्त्रियां आपकी कितनी है, यानी जो आपकी यहां पर फीमेल है, कितनी शामिल है फीमेल इसमें, 1226 फीमेल शामिल है। अब हमने इसमें से हमें ये पक्ष वाला पोर्शन निकालना है, यानी हमें ये देखना है कि कितनी स्त्रियां पक्ष में हैं। यानी फीमेल, ऐसी जो फीमेल हैं जो कि आपके प्रस्ताव के पक्ष में हैं, तो उनकी संख्या हमें निकालनी है। तो यहाँ पर आपके टोटल जो स्त्रियां दी हुई हैं कितनी है, 1226। ठीक है, माइनस 626, यानी 626 कौन सी संख्या है, वो संख्या जो कि विरुद्ध वाली स्त्रियां हैं और अनिर्णित वाली स्त्रियां हैं। तो हम जब इसमें से घटाएंगे तो यहां हमें पता चल जाएगा कि 600 स्त्रियां ऐसी हैं जो कि, यानी कि यहां पर आपकी ये फीमेल की संख्या आ गई कि 600 स्त्रियां ऐसी हैं जिन्होंने इस पक्ष में वोट दिया है, प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया है। यहां पे हमारे पास अब स्त्रियों की संख्या निकलकर आ गई है। इसी तरह से हम पुरुषों की भी संख्या निकाल लेते हैं। ठीक है, कि पुरुष कितने हैं जिन्होंने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया है, वो भी संख्या हम यहाँ पर वो भी निकाल लेते हैं। तो आप ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर आप 1425 में से 600
यानी कि ये आपकी स्त्रियों की संख्या आ गई है। अब इसमें से पुरुषों की संख्या भी घटा दीजिए। ठीक वही प्रक्रिया अपनाएंगे जैसे यहाँ पर आपने अपनाई थी, यानी विरुद्ध में आपके सामने पुरुषों की संख्या दी हुई थी 796, तो आपने महिलाओं की निकाल ली। अब यहाँ पर आपको क्या है, महिलाओं की संख्या आपको पता चल गई कितनी पक्ष में पड़ी हुई है। अब पुरुषों की संख्या निकाल लीजिए। तो मेल की संख्या के लिए क्या करेंगे, 1425 माइनस 600, तो आपके सामने संख्या ये निकल कर आ जाएगी यहाँ पर 825, यानी 825 यहाँ पर पुरुष हैं। ठीक है, यानी 825 पुरुषों ने जो है, यानी कि यहाँ पर जो मेल हैं कितने हैं, इसमें 825 मेल इसमें शामिल हैं, और स्त्रियां कितनी हैं, यहाँ पे फीमेल कितनी हैं, 600 स्त्रियां हैं जो कि प्रस्ताव के पक्ष में हैं। समझ रहे हैं आप, यानी कि 825 पुरुष और 600 स्त्रियां जो हैं प्रस्ताव के पक्ष में हैं। अब आगे बात यहाँ पर देखिए, अब यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है, तो पहले हम इसका यहाँ पर चेक कर लेते हैं कितनी स्त्रियां प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया है, यानी कितनी स्त्रियों ने प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया है। तो यहाँ पर विरुद्ध वाली संख्या निकल गई और अनिर्णित वाली संख्या हमने निकाल ली है, 626 थी। अब टोटल में से इसको घटा दिया तो हमें 600 प्राप्त हुआ, यानी पक्ष में जो वोटिंग हुई है स्त्रियों की, वो 600 स्त्रियों ने वोट डाले हैं। 61 में का आंसर होगा आपका बी वाला। अगला प्रश्न है आपका इसका 62वां, कितने पुरुष अनिर्णित थे, यानी ऐसे कितने पुरुष थे जो कि डिसाइड ही नहीं कर पाए किधर वोट डालना है। तो चलिए यहाँ पे आते हैं, हमें ये पता चल गया है कि भाई कितने आपके पुरुष हैं। देखिए एक तरफ जो पुरुषों की संख्या है आपकी, ध्यान देने वाली बात यह है, टोटल जो पुरुष कितने हैं, 1652 इसमें पार्टिसिपेट किया है, 1652 पुरुषों ने पार्टिसिपेट किया है। अब 1652 में से आप क्या करेंगे, जो विरुद्ध वाले हैं, यानी यहाँ पर जो विरुद्ध पुरुष हैं वो आप निकाल देंगे। 1652 में से जो विरुद्ध पुरुष हैं, विरुद्ध का मतलब क्या है, जो विरुद्ध में जिन्होंने मत दिया है उनको आप निकाल देंगे। कितना आपको बचा, यहाँ पर आपके पास संख्या आ जाएगी 856। ठीक है, यानी कि 856 पुरुष बचे, यानी कि 1652 में से 796 पुरुष आपके यहाँ पर निकल गए, तो कितने बचे, 856 बचे। तो 856 में से भी अब आप यहाँ पर देखेंगे कि केवल 825 पुरुष ही हमारे सामने हैं जिन्होंने पक्ष में वोट दिया है। तो आपके पास जो पुरुष बचे हुए हैं 856, अब इनमें से 825 को घटा देंगे, यानी 825 कौन से हैं, जो कि पक्ष में ऑलरेडी वोट डाल चुके थे। तो यहाँ पर घटाने के उपरांत आपको क्या बचेगा, यहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा कि 31 पुरुष इसमें ऐसे हैं जिन्होंने ना तो पक्ष में वोट डाला है ना ही विरुद्ध में वोट डाला है, क्योंकि विरुद्ध की संख्या तो ऑलरेडी दी हुई है, और यहाँ पर आपके सामने पक्ष वाली संख्या भी निकल कर आ गई कि 825 जो पक्ष में है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, जो विरुद्ध वाले थे विरुद्ध वाले इसमें से घटा दिए, टोटल जो मेल है उनमें से विरुद्ध वालों की संख्या घटा दी, तो हमारे सामने बाद बाकी बचे हुए पुरुषों की संख्या आ गई। अब इधर हमें ये पता चल चुका है कितने लोग इस प्रस्ताव के पक्ष में है मेल करके, यानी कि जो पुरुष व्यक्ति हैं वो कितने इसके पक्ष में, ये संख्या में पता चल गई थी, यहाँ पर 825 है। तो हमने 856 जो बचे हुए हैं इनमें से 825 घटा दिया, तो हमारे सामने 31 ऐसे पुरुष आ गए जो अनिर्णित थे, यानी ये डिसाइड ही नहीं कर पाए कि हमें किधर वोट डालना है, प्रस्ताव के पक्ष में डालना है या विपक्ष में डालना है। तो यहाँ पर 62 में का आपका आंसर होगा आपका ए। ठीक है, अगला है कितनी स्त्रियां प्रस्ताव के पक्ष में नहीं थी, यानी यहाँ पर ये पूछा गया है ऐसी कितनी स्त्रियां हैं जो प्रस्ताव के पक्ष में नहीं थी। तो यहाँ पर सिंपल है, 430 स्त्रियां जो है आपकी ये प्रस्ताव के पक्ष में नहीं थी। तो यहाँ पर आंसर होगा यहाँ पर, यानी 63 में का आपका जो आंसर है वो होगा आपका यहाँ पर 430। आंसर है यहाँ पर 63 का ए। देखिए मैं दिखा देता हूँ, यानी 430 स्त्रियां जो हैं ये विरुद्ध में थी, इसके पक्ष में नहीं थी। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका 63 का ए। आगे बढ़ते हैं आप, देखिए यहाँ पर निम्नलिखित 8 प्रश्नांशों के लिए निर्देश दिए गए हैं। नीचे 8 प्रश्नांश दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्नांश में एक स्थिति का वर्णन है, जिसके पश्चात उसके 4 संभव उत्तर दिए गए हैं। जिस उत्तर को आप सर्वाधिक उपयुक्त मानते हैं उसे आप अपने उत्तर के रूप में अंकित कीजिए। प्रत्येक प्रश्नांश के लिए केवल एक ही उत्तर चुनिए। उत्तरों का मूल्यांकन दी गई स्थिति के लिए उपयुक्तता के स्तर के आधार पर किया जाए। उपयुक्तता का स्तर का मतलब क्या है कि जो उत्तर आपका ज़्यादा सटीक होगा उसके लिए आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, कम सटीक होगा उसके लिए कम नंबर मिल जाएंगे, ये होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, देखिए सी सेट में ये भी फैसिलिटी होती है कि ये जो इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें इनकी उपयुक्तता के हिसाब से नंबर दिए जाएंगे, इनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी इन 8 प्रश्नांशों के लिए गलत उत्तरों के लिए कोई आपको दंड नहीं लगेगा। ये बात आपके सी सेट के पेपर में लिखी हुई है साफ साफ, यानी यहाँ पर आपको प्रायोरिटी देखनी है कि कौन सा उत्तर सबसे ज़्यादा सटीक बन रहा है। बेसिकली यहाँ पर हम देख सकते हैं ये वाला जो पोर्शन है ना एथिक्स से है आपका, ठीक है, यानी जो एथिक्स वाला पार्ट होता है GS 4 वाला पार्ट, उस पार्ट से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर उत्तर समझकर, यानी कि आपको अंदर चिंतन मनन करके इनका आंसर देना है। तो सबसे पहला आपका 64वां प्रश्न है आपका, एक महत्वपूर्ण आधिकारिक बैठक में उपस्थिति न होने के कारण आपसे इसका स्पष्टीकरण मांगा गया है। आपका या कि आसन्न अधिकारी जिसने आपको इस बैठक की जानकारी नहीं दी थी अब आप पर यह दबाव डाल रहा है कि आप इसका दोष उस पर नहीं डालें।
ऐसे में आप क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर साफ सी बात है, एक अधिकारी है और उसको एक किसी मीटिंग को अटेंड करना था, लेकिन उससे ऊपर वाले अधिकारी ने उसको इसकी जानकारी नहीं दी कि आपको मीटिंग में जाना है या नहीं जाना है। अब जब ऊपर से जांच आई है कि भाई फलाना आदमी हमारी मीटिंग में क्यों नहीं आया, तो उसका जो बॉस था वो बच रहा है, वो सोच रहा है कि भाई मेरे ऊपर ये ना आ जाए, मेरे ऊपर ये इल्जाम ना लग जाए, मेरे ऊपर दोष ना आ जाए। तो बार बार अपने अधीनस्थ को ये कह रहा है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लीजिए, अपना दोष आप एक्सेप्ट कर लीजिए, ये बात भी वो बोल रहा है बार बार। तो यहाँ पर आपके सामने 4 विकल्प दिए हुए हैं। तथ्य की व्याख्या करते हुए अपना लिखित उत्तर भेजेंगे, अपने सर्वोच्च अधिकारी को स्थिति से अवगत कराने के लिए उससे भेंट का समय लेंगे, स्थिति को संभालने के लिए अपना दोष स्वीकार करेंगे, बैठक के समन्वयक पर इसका दायित्व डाल देंगे कि उसने बैठक की जानकारी नहीं दी। देखिए हमेशा ध्यान रखना, आपके घर से भी कोई लोग किसी ना किसी विभाग में अगर कोई हो या सरकारी कर्मचारी हो, तो सरकारी कर्मचारी जो भी होता है, अगर उससे ये पूछा जाता है, यानी उससे ये कहा जाता है कि भाई आप जानकारी दीजिए, आप ये उपस्थिति क्यों नहीं थे, आपने ये काम क्यों नहीं किया, तो यहाँ पर सरकारी विभागों में मुंह जवानी बात नहीं चलती है। मुंह जवानी बात का कोई वैल्यू नहीं है। पहली बात तो ये अपने माइंड में बिठा लीजिए। आपको हर बात का, अपने जो भी सवाल आपसे पूछा गया है उसका आपको लिखित उत्तर देना पड़ेगा। ये तथ्य की आपको व्याख्या करते हो, जो भी आपको समस्या रही है, जिस कारणवश आप मीटिंग में अटेंड नहीं कर पाए, आपको लिखित में बताना होगा कि भाई मुझे जानकारी नहीं मिल पाई, इस वजह से नहीं आ पाया, या कोई और कारण की वजह से मैं फंसा हुआ था, इस वजह से नहीं आ पाया। आपको लिखित उत्तर ही देना होगा। सरकारी काम की सबसे बड़ी खास बात यही होती है, यहाँ पर आपको पर्सनली किसी से दुश्मनी नहीं निकालनी है। यानी आप अपने आसन अधिकारी से जाके लड़ेंगे नहीं कि भाई आपने हमें बताया क्यों नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। आपको यहाँ पर लिखित में देना होगा, आपको जो भी करना है लिखित कार्रवाई करनी है। तो यहाँ पर आंसर होगा 64 का ए। अगला है 65वां। एक स्थानीय गुंडे ने आपकी खाली पड़ी जमीन पर अवैध निर्माण आरंभ कर दिया है। उसने जमीन खाली करने का आपका अनुरोध ठुकरा दिया है और आपको यह धमकी दे डाली है कि यदि आपने यह जमीन सस्ते दामों पर उसे नहीं बेची तो आपको भीषण परिणामों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में आप क्या करेंगे? यानी उसने ये धमकी भी दे डाली है कि अगर आपने ये जमीन उसे सस्ते दाम में नहीं बेची तो आपको वो देख लेगा। आप समझ सकते हैं, गुंडे की भाषा गुंडे जैसी ही होती है, तो बताया गया है। तो देखिए समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर 4 आपके सामने विकल्प हैं। अपनी जमीन सस्ते दामों पर उसे बेच देंगे, नहीं बेचेंगे, ये तो लीगल तरीका है ही नहीं। यानी कोई हमारी जमीन पर आके कब्जा कर लेता है, हमें डराता धमकाता है कि भाई आप जमीन बेच दीजिए सस्ते दाम पर, क्या आप बेच देंगे? नहीं बेचेंगे। तो पहला वाला तो होगा ही नहीं। आवश्यक कार्यवाही के लिए पुलिस के पास जाएंगे, ये बिल्कुल सही बात है। यानी जब इस तरह के मैटर हमारे सामने आते हैं, यानी गुंडागर्दी वाले मैटर हमारे सामने आते हैं, तो आपके सामने क्या विकल्प होता है? पुलिस से मदद मांगना, पुलिस के सामने जाना। तो आप क्या करेंगे? आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस के पास जाएंगे और पुलिस ही इस मैटर का निराकरण करेगी। तो आपका ये बी वाला विकल्प उचित है। अपने पड़ोसियों से मदद मांगेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब वो आपको डरा धमका रहा है तो पड़ोसियों की भी दाल नहीं गलने वाली है, पड़ोसी भी नहीं आएंगे हेल्प करने के लिए। तो ये भी कथन गलत है। उस गुंडे से और अधिक कीमत पाने के लिए उससे बातचीत करेंगे। बातचीत का तो मतलब ही नहीं है भाई, जब हमारी जमीन है, हमें बेचनी ही नहीं है, तो बातचीत का मतलब क्या है? तो सबसे यहाँ पे उपयुक्त कार्रवाई कौन सी होगी? आपका जो थाना क्षेत्र लगता हो उसमें आपके थाने में जाएंगे और वहाँ पर एक कंप्लेंट देंगे कि भाई हमारी जमीन पर फलाना आदमी कब्जा जमा रहा है। तो यहाँ पर आपका 65वें का आंसर होगा आपका बी वाला। 66वां प्रश्न है आपका, अगले 2 दिनों में अपने मुख्यालय के लिए आपको एक अति महत्वपूर्ण कार्य पूरा करना है। अचानक ही आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। आपका कार्यालय आप पर यह जोर डाल रहा है कि आप कार्य को पूरा करें। ऐसे में आप क्या करेंगे? यानी कि मान लीजिए आप किसी महत्वपूर्ण विभाग के प्रमुख हैं और खुदा न खास्ता आप मान लीजिए दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं या कोई और प्रॉब्लम आपको लग जाती है, लेकिन आपके ऊपर यह भी बर्डन है कि आपको अपने विभाग का काम निपटाना है। तब आप क्या करेंगे? विकल्प पहला दिया हुआ है, काम पूरा करने की अंतिम तिथि आगे बढ़ाने की अनुमति मांगेंगे। देखिए आप एक सिचुएशन क्रिएट कीजिए अपने माइंड में और खुद सोचिए। मान लीजिए कोई एक फरियादी है, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना का कोई फरियादी है और उसके पूरे डॉक्यूमेंट आपके पास सबमिट हैं आपके पास, ठीक है, आपको उसकी जांच करनी थी, जो भी स्थल उसका मुआयना करना था और उसको रिपोर्ट लगाकर आगे भेजना था। अब आप सोच लीजिए, उस व्यक्ति के पास घर तो है नहीं, जमीन है केवल, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी लेना है। अब आप तो चले गए 15 दिन के लिए, कहीं बीमार पड़ गए 15 दिन के लिए, या फिर आपके साथ कोई और कैजुअलिटी होगी, क्या वो व्यक्ति रुका रहेगा? नहीं, रुका नहीं रह सकता। अगर वो रुका, आप उसको रोक कर रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसके साथ ये अन्याय होगा। तो कहीं ना कहीं आप काम पूरा करने की अंतिम तिथि आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं मांग सकते हैं। यानी यहाँ पर कहने का मतलब क्या है? जो भी आपका विभागीय काम है उसको आप तत्काल ही आपको निपटाना है। यहाँ पर ये नहीं करना है कि हम बीमार हैं या हम 15 दिन के लिए कहीं शादी पर गए हैं या घूमने के लिए गए हैं तो हम आगे निपटा देंगे। नहीं, यहाँ पे आपको तत्काल डिसाइड करना है, तत्काल आपको उसका निराकरण करना है। तो पहला वाला कथन तो हो ही नहीं सकता।
अपने मुख्यालय को सूचित करेंगे कि आप समय से कार्य पूरा कर पाने में असमर्थ हैं। देखिए एक कारण ये भी हो सकता है, यानी एक कारण आपका ये भी हो सकता है कि आप अपने विभाग को बताएं कि भाई हम इस कारणवश यहाँ पे फंस गए हैं या हमारे साथ दुर्घटना हो गई है तो हम यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, तो आप ये कार्य करने में असमर्थ हैं। एक कारण ये भी हो सकता है, हालांकि सटीक कारण ये नहीं है। ठीक है, अगला है अपने मुख्यालय को एक वैकल्पिक व्यक्ति का नाम सुझाएंगे जो कार्य पूरा कर सकता है। देखिए ये बिल्कुल सटीक है आपका, यानी कि यहाँ पर मैंने आपसे पहले ही कहा था, कोई भी विभाग का काम होता है, यानी गवर्नमेंट का कोई भी विभाग का काम होता है, वहां पर यही किया जाता है, कोई जब एक अधिकारी अनुपस्थित होता है तो उसका कार्यभार किसी और दूसरे को सौंप दिया जाता है, ताकि जो भी कार्यवाहियां हैं वो रुके ना, बल्कि सुचारू रूप से चलती रहें। तो यहाँ पर आप सरकारी तंत्र में यही होता है कि यहाँ पर पेंडिंग नहीं डाले जाते हैं कि साहब आएंगे तभी काम होगा, नहीं। तो यहाँ पर वही किया जाता है, कोई भी अधीनस्थ अधिकारी हो या उसके समतुल्य अधिकारी हो, उसको वो राइट्स ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप वही करेंगे कि अपने मुख्यालय को एक वैकल्पिक व्यक्ति का नाम सुझाएंगे जो कार्य पूरा कर सकता है। तो सी वाला कथन आपका जो है ये ज़्यादा सटीक है, बी वाला कथन कम सटीक है। तो यहाँ पर आपका सी वाला आंसर होगा। अगला ठीक होने तक अलग बने रहेंगे, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका 66वें का आंसर होगा आपका सी वाला। 67वां प्रश्न है अब आपका, किसी एक भूकंप प्रभावित क्षेत्र में भूकंप के बाद जीवित बचे लोगों को मूलभूत चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए आपको प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। आपकी हर संभव कोशिश के बावजूद लोग आपके ऊपर यह आरोप लगा रहे हैं कि आप राहत के लिए दी गई राशि से पैसे बना रहे हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? यानी आपके ऊपर, यानी एक जगह बाढ़ आई हुई है और बाढ़ का राहत कार्य करवाने की आपके ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है, वहाँ के आप प्रभारी बनाए गए हैं, लेकिन वहाँ की जनता ये कहती है कि हमारा जो अधिकारी है जो हमारी मदद करने के लिए आया था, उसने जो धनराशि सरकार ने आवंटित की थी उसमें घोटाला किया है, पैसे अपने बनाए हैं। तो आप क्या करेंगे? पहला है, आप चाहेंगे कि इस संबंध में जांच पड़ताल प्रारंभ की जाए। देखिए सबसे उपयुक्त विकल्प यही है, यानी आप यही कहेंगे, जब आपके ऊपर आरोप लगेंगे तो क्या कहेंगे? भाई जांच पड़ताल करवा लो, किसी और से जांच पड़ताल करवा लो कि मैंने भूकंप प्रभावित क्षेत्र में पैसे खर्च किए हैं या नहीं किए हैं, सरकारी जो मदद आई है वो पहुंचाई है या नहीं पहुंचाई है, या मैंने उसमें घोटाला किया है, आप उसकी जांच पड़ताल करवा लो। पहली बात यही होगी। अपने वरिष्ठ अधिकारी से निवेदन करेंगे कि वे आपके स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर दें। ये तो हो ही नहीं सकता। अगर आप ऐसा करने की चेष्टा करते हैं तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं आपने घोटाला जरूर किया है। इन आरोपों पर कोई ध्यान नहीं देंगे। देखिए सरकारी तंत्र में ऐसा तो होता ही नहीं है कि इन आरोपों पर आप कोई आरोप जो लगे हैं उन पर कोई ध्यान ही ना दें। इसका मतलब क्या है? आप तो मनमर्जी चला रहे हैं, यानी आपने अवश्य ही वहाँ पर कोई ना कोई घोटाला किया है। अगला है, जब तक मामला सुलट नहीं जाता कार्य में आगे कोई पहल नहीं करेंगे। देखिए पहली बात ही है, आप तो रुके रह सकते हैं, लेकिन जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं वो रुके नहीं रह सकते हैं। यानी बाढ़ प्रभावित लोगों को तत्काल मदद चाहिए। अब आप कहें कि भाई जब तक मामला समझो सुलट नहीं जाता है कि आपकी जो भी है, यानी जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी क्वेरीज हैं वो सुलट नहीं जाती हैं, हम आपको कोई मदद नहीं देंगे। ऑब्वियस सी बात है, वहाँ के लोग त्राही मच जाएगी, वहाँ के लोग तो परेशान हो जाएंगे। ये तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर आपका 67वें का आपका पहला वाला कथन जो है ये ज़्यादा सटीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा 67 का ए। 68वां प्रश्न है अब आपका, एक बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में आपको अल्प सूचना पर नौकाएं भाड़े पर लेने का दायित्व दिया गया है। नौका मालिकों द्वारा बताई गई कीमतों को देखने पर आप पाते हैं कि न्यूनतम कीमत सरकार की जो अनुमोदित दर है इससे लगभग 3 गुना अधिक है। ऐसे में आप क्या करेंगे? उनके प्रस्ताव को रद्द कर नई कीमतें मंगवाएंगे, न्यूनतम कीमत को स्वीकार कर लेंगे, मामले को सरकार के पास भेज देंगे और प्रतीक्षा करेंगे, नौका मालिकों को धमकी देंगे और कि उनका लाइसेंस रद्द हो सकता है। देखिए एक बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पर तत्काल मदद चाहिए होगी। वहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि भाई हमने जो सरकार ने कीमत दी है और यहाँ के जो स्थानीय लोकल जो बाढ़ चालक हैं या नाव चालक हैं वो ज़्यादा कीमत मांग रहे हैं, तो हम यहाँ पर ये कर दें कि सरकार की जो कीमत है उनको रद्द कर दें और दोबारा प्रस्ताव के लिए नई कीमत मंगवाएं। तो इसमें तो बहुत लंबा समय लगेगा। तो पहला वाला कथन तो हो ही नहीं सकता है। न्यूनतम कीमत को स्वीकार कर लें, क्योंकि जो भी सरकारी पैसा होता है उसी सरकारी पैसे में वो खर्च जो है, यानी उसी सरकारी पैसे में आपको पूरी व्यवस्था करनी होती है। उसमें ना तो आप अपनी जेब से पैसा डालेंगे और ना ही उससे कम में मैनेज करेंगे। तो यहाँ पर न्यूनतम कीमत को भी आप स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी जेब से पैसे लगा नहीं सकते हैं वहाँ पर। ये भी आप जान लीजिए। मामले को सरकार के पास भेज देंगे और प्रतीक्षा करेंगे। देखिए क्योंकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, मैंने आपसे पहले ही कहा कि वहाँ पर तत्काल मदद की आवश्यकता है। तो ऐसे में वहाँ पर ये तो है नहीं कि 7-8 दिन बाद हम वहाँ पर प्रस्ताव भेज दें सरकार को वापस और 7-8 दिन बाद फिर से वहाँ पर नया प्रस्ताव आए तब तक वेट करें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो सी वाला कथन भी यहाँ पे गलत है। अगला है, नौका मालिकों को धमकी देंगे कि उनका लाइसेंस रद्द हो सकता है। देखिए यहाँ पर आपने अक्सर देखा हुआ कि जब भी कोई आपदा आती है, जब भी कोई विपदा आती है, तो जो
घूसखोर होते हैं, सर घूसखोर मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो जमाखोर होते हैं व्यक्ति, जमाखोर वाले, वो क्या करते हैं, कीमतें बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अक्सर होता है, कोरोना में भी आपने देखा, जितने भी दुकानदार थे, किराने वाले थे, उन्होंने क्या किया, जो भी सामान था उन सब पर कीमतें बढ़ा दी। वैसे कोई कीमत नहीं बढ़ी थी, लेकिन उन लोगों ने जानबूझकर, जो जमाखोरी करने के उद्देश्य से उन्होंने क्या किया, कीमतें बढ़ा दी। सरकार ने कार्रवाई भी करवाई, आपने देखा होगा तमाम जगह एसडीएम डीएम ने जाकर छुप कर कार्रवाई की कि भाई जो कोई मान लीजिए जो प्रचलित दर है, प्रचलित दर से बहुत ज़्यादा महंगे दाम पर बेच रहे थे। मैंने कुछ जगहों का ये सीन ये भी देखा है, नोएडा या फिर दिल्ली में, कि जो आपका बिस्किट का पैकेट होता है 5 रुपये वाला, जो पार्ले जी होता है, वो भी कहीं कहीं पर 20-20 रुपये का बेचा है। तो आप समझ सकते हैं ये क्या है, जमाखोरी कर रहे हैं। तो यहाँ पर वही है कि जब कोई आपदा आ जाती है तो वहाँ के जो स्थानीय जो वेंडर वगैरह होते हैं वो प्रयास ये करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिल जाए। तो आपको ये करना है कि वहाँ पर सीधा सीधा उन्हें ये कहना है कि अभी तो आपकी दरें चल रही थी 50 रुपये की, अब आप अचानक से 150 रुपये की मांग करने लगे हैं, यानी कहीं ना कहीं नीयत में खोट आ गया है। तो आप क्या करेंगे, नौका मालिकों को आप धमकी देंगे कि उनका लाइसेंस रद्द हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में ये बेईमानी का भाव है, प्रचलित दरों से भी ज़्यादा कीमतें इसलिए ही वो मांग रहे हैं। तो यहाँ पर आपका डी वाला जो आंसर होगा वो ज़्यादा सटीक होगा। तो यहाँ पर आंसर है 68 का डी। 69वां प्रश्न है अब आपका, एक अकेले महामारी पीड़ित गांव में आप रोग निरोधक टीके का वितरण कराने वाले प्रभारी अधिकारी हैं और आपके पास केवल एक ही रोग प्रतिरोधक टीका बचा हुआ है। इस टीके की ग्राम प्रधान को और उसी गांव के एक निर्धन को भी जरूरत है। आप पर यह दबाव बना हुआ है कि आप यह टीका जो है ग्राम प्रधान को दे दें। ऐसे में आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है, दोनों को ही टीका ना देकर आप टीके की अगली खेप की पूर्ति शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त करने के लिए अनिवार्य कार्यवाही शुरू कर देंगे। सेकंड, किसी दूसरे क्षेत्र के वितरक से गांव के उस निर्धन के लिए टीके की व्यवस्था करेंगे। अगला है, दोनों को कहेंगे कि डॉक्टर से मिलें और टीके की अत्यावश्यकता के बारे में उसकी सलाह लेकर आएं। अगला है, किसी दूसरे क्षेत्र के वितरक से ग्राम प्रधान के लिए टीके की व्यवस्था करेंगे। देखिए यहाँ पर ये सिचुएशन बहुत डाइसी सिचुएशन मानी जाती है कि भाई यहाँ पर आपको करना क्या है। तो आपको यहाँ पर अपना विवेक इस्तेमाल करना है। तो पहला ऑप्शन ये है कि दोनों को ही टीका ना देकर आप टीके की अगली खेप की पूर्ति का इंतजार करें या फिर उसके लिए कार्रवाई करवाएं। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें एक लंबा समय लगेगा। और मान लीजिए टीके की दोनों में से किसी एक को बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो सकता है तब तक वो जिंदा रहे या ना रहे। तो ये तो संभव ही नहीं है पहला वाला कथन, पहला वाला तो गलत हो जाएगा। सेकंड है, किसी दूसरे क्षेत्र के वितरक से गांव के उस निर्धन के लिए टीके की व्यवस्था करेंगे। देखिए ये भी संभव नहीं है। आप अगर इसको थोड़ा प्रैक्टिकली सोचें कि आप अपने गांव की आपको जिम्मेदारी दी गई है, अब आपके अपने गांव में आपकी जो स्लॉट आया है वो स्लॉट में से टीका कम है, कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ तो है ही है। दूसरे गांव का जो स्लॉट आया होगा वो भी एक निर्धारित स्लॉट होगा। भाई दूसरे गांव में जो टीका वाली वैक्सीन आई है, ये टीका की पूरा स्लॉट आया है, वो भी एक निर्धारित ही तो होगा। मतलब ये क्वांटिटी जो होगी उसकी भी फिक्स होगी। अब आप उसमें से क्वांटिटी मंगा नहीं सकते हैं, तो बी वाला कथन तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। अगला है, दोनों को कहेंगे कि डॉक्टर से मिलें और टीके की अत्यावश्यकता के बारे में उसकी सलाह लेकर आएँ। हाँ, चूंकि अधिकारी जो है वो कोई मेडिकल विशेषज्ञ नहीं है। आप समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर ये चिकित्सा विशेषज्ञ नहीं है। अधिकारी जो है वो चिकित्सा विशेषज्ञ नहीं है। ये कौन डिसाइड करेगा कि किसको टीके की जरूरत पहले या किसको बाद में है? ये डॉक्टर डिसाइड करेगा। मान लीजिए कौन सा बच्चा ज़्यादा बीमार है, ये डॉक्टर ही तो डिसाइड करेगा। तो यहाँ पर आप ये कह देंगे कि आप डॉक्टर से मिलें, दोनों को यही कह देंगे, प्रधान को भी कह देंगे और गरीब व्यक्ति को भी ये कह देंगे कि आप डॉक्टर से मिलें और टीके की जो अत्यावश्यकता है इसके बारे में उसकी सलाह लेकर आएँ। यानी टीके की सबसे ज़्यादा जरूरत किसको है इसके बारे में आप उससे सलाह लें और डॉक्टर डिसाइड करेगा कि किसको पहले देना है। तो यहाँ पर आपका सी वाला आपका जो कथन है ये ज़्यादा सही है। अगला है, किसी दूसरे क्षेत्र के वितरक से ग्राम प्रधान के लिए टीके की व्यवस्था करेंगे। ये तो संभव है ही नहीं। तो यहाँ पर आपका सी वाला कथन सही है, तो आंसर है आपका सी। 70वां प्रश्न है अब आपका, आपने शीत ऋतु में बेघर लोगों के लिए रैन बसेरे बनाने की एक परियोजना अपने हाथों में ली है। इन रैन बसेरों को स्थापित करने के 1 सप्ताह के भीतर ही आपको इस क्षेत्र के निवासियों से चोरियों के मामले बढ़ने की शिकायतें के साथ साथ यह मांग प्राप्त हुई है कि रैन बसेरे हटा दिए जाएं। ऐसे में आप क्या करेंगे? यानी आपने एक जगह रैन बसेरे बनाए हैं शीत ऋतु में, लोगों के जो बाहर घूमने वाले लोग हैं, सड़कों पर रहने वाले लोग हैं, उनको आवास देने के लिए, अस्थायी आवास देने के लिए आपने रैन बसेरे बनाए हैं। आप वहाँ के अधिकारी हैं, लेकिन वहाँ के स्थानीय निवासी ये कहते हैं कि रैन बसेरे बनाने से क्या हुआ है, हमारे यहाँ चोरी की वारदातें बढ़ गई हैं, आप कृपया करके यहाँ से रैन बसेरे हटा लीजिए। तो आप क्या करेंगे ऐसे में? पहला ऑप्शन है, आप निवासियों से कहेंगे कि वे इस मामले में पुलिस स्टेशन पर अपनी लिखित शिकायत दर्ज करें।
देखिए यहाँ पर आप ध्यान देने वाली बात यह है कि आप कोई कानून के विशेषज्ञ नहीं है, यानी आप लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने वाले नहीं है। आप तो एक नॉर्मल अधिकारी हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम किसका होता है? पुलिस का होता है। यानी चोरी चकारी की जो वारदातें बढ़ जाती हैं तो इसमें एक्शन कौन लेता है? पुलिस लेती है। तो आप सबसे बढ़िया तरीका आपका यही है, आप जो भी निवासी हैं उनसे ये कहेंगे कि आप इस मामले में पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत दें और पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी। अगला है, आप निवासियों को यह विश्वास दिलाएंगे कि मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। ये संभव नहीं है क्योंकि आप कोई पुलिस वाले व्यक्ति नहीं है, यानी कि आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले कोई अधिकारी नहीं है जो आप खुद से जांच करेंगे। आप निवासियों से कहेंगे कि वे किए गए मानवतावादी प्रयास को समझें। ये भी सही नहीं है कि मानवतावादी प्रयास, रैन बसेरा बनाना एक मानवतावादी प्रयास हो सकता है चोरी का जो इल्जाम जो वो लगा रहे हैं वो गलत हो, इल्जाम कोई और चोरी कर रहा हो उसकी आड़ में, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर सी वाला कथन तो हो ही नहीं सकता। डी है, आप निवासियों की शिकायत को अनदेखा कर परियोजना को जारी रखेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन सही है। 70 का आंसर है आपका ए। 71वां है आपका, एक प्रभावशाली व्यक्ति की पुत्र वधू आपके पास आपके प्रशासनिक पदाधिकारी होने के नाते यह शिकायत लेकर आती है कि उसके ससुराल वाले उसे अपर्याप्त दहेज के लिए तंग कर रहे हैं। उसके माता पिता सामाजिक दबावों के कारण आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? पहला है, आप उसके ससुराल वालों को बुलाकर उनसे स्पष्टीकरण मांगेंगे। आप उस स्त्री को यह सलाह देंगे कि परिस्थितियों को देखते हुए बेहतर होगा कि वह स्थिति से समझौता कर ले। अगला है, आप उसके माता पिता को अपने पास आने पर ही कार्रवाई करेंगे। अगला है, आप उस स्त्री को यह सलाह देंगे कि वह पुलिस के पास अपनी शिकायत दर्ज करें। देखिए, पहली बात यह है कि आप जो भी अधिकारी हैं, यहाँ पर फिर से क्लियर नहीं किया गया है कि आप कौन से अधिकारी हैं, पुलिस वाले अधिकारी हैं या फिर नॉर्मल अधिकारी हैं, कौन से अधिकारी हैं, ये क्लियर यहाँ पर नहीं किया गया है। तो आप ऐसे में ससुराल वालों को बुलाकर यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं मांग सकते हैं। तो पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। समझौता करने के लिए बिल्कुल नहीं कह सकते हैं क्योंकि फरियादी जो है, यानी ऑब्वियस सी बात है, यानी कि एक हमारे यहाँ हीनियस क्राइम है। दहेज के लिए तंग करना, प्रताड़ित करना हमारे यहाँ हीनियस क्राइम में आता है। दहेज उत्पीड़न एक हीनियस क्राइम के दायरे में रखा गया है, तो ये भी तो आप कह ही नहीं सकते हैं। बी वाला कथन गलत हो जाएगा। आप उसके माता पिता के आपके पास आने पर ही कार्रवाई करेंगे, यानी ये भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मान लीजिए किसी लड़की को टॉर्चर आज बहुत ज़्यादा किया गया हो, उसके माता पिता किसी लंबी दूरी पर रह रहे हों और वो मान लीजिए 3 दिन बाद आ पाएँ, या उनका कोई रिजर्वेशन वगैरह या उनकी फ्लाइट वगैरह उस समय ना मिल पाए और वो आ ही ना पाए, तो क्या होगा? कार्रवाई नहीं की जाएगी? ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो सी वाला कथन आपका गलत हो जाएगा। अगला है, आप उस स्त्री को यह सलाह देंगे कि वह पुलिस के पास अपनी शिकायत दर्ज करें। देखिए, यहाँ पर डी वाला कथन आपका बिल्कुल सही है कि जो मामला है वो दहेज उत्पीड़न से संबंधित है और इस मामले में उस स्त्री को पुलिस के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराने की आपकी सलाह देना ही आपके लिए उचित निर्णय होगा और यही आप करेंगे, क्योंकि ऐसे मामले में सबसे पहले क्या है, सबसे पहले संबंधित पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई जाती है और वही इस पर कार्रवाई करती है। तो यहाँ 71वें का आंसर होगा आपका डी वाला। देखिए, अब हमारा यहाँ पर पैसेज है और पैसेज के बारे में मैंने आपको पहले पार्ट 1 में बताया था कि सन 2014 के बाद जो अंग्रेजी वाला जो बोधगम्यता है ये नहीं आती है, सी सेट में से हटा दी गई है। हालांकि फिर भी आप में से एक का कमेंट आया, एक अभ्यर्थी का कमेंट आया कि सर जो यूपीएससी मेंस में आपके जो लैंग्वेज वाले 2 पेपर होते हैं जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं, उनमें से एक पेपर आपका मैंडेटरी होता है इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसको आपको क्वालिफाई करना होता है मेंस में। तो उसके लिहाज से आप इसे कवर करवा दीजिए। तो मैं उसको देखकर मुझे लगा कि हाँ, वास्तव में इसे कवर करवाना चाहिए। तो इसी क्रम में मैं इसको पूरा करवाने की पूरी प्रयास करूंगा। देखिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है वो परिषदीय जो किताबें होती हैं, यानी गवर्नमेंट स्कूल की जो किताबें होती हैं, उनसे मैंने अध्ययन किया हुआ है, ये मैं स्पष्ट रूप से बता देता हूँ। और हिंदी माध्यम में मैंने अपनी पूरी जो सारी शिक्षा है हिंदी माध्यम में पूरी की है। अगर आप ये कंपेयर करते हैं कि मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है या एक्सेंट है एक सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट की तरह होगा, ये ऐसा संभव नहीं है। हिंदी माध्यम वालों की कमी यही रह जाती है कि उन्हें सब कुछ आता है लेकिन वो उनकी तरह प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं। ये भी आप ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर इसका जो मतलब है वो मैं समझा दूंगा और इसके जो आंसर है वो भी मैं बता दूंगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा। तो ही वॉक्ड सेवरल माइल्स दैट डे, यानी कि वह उस दिन कई मील चला, बट कुडंट गेट एनीथिंग टू ईट और ड्रिंक एक्सेप्ट सम ड्राई ब्रेड एंड सम वाटर। लेकिन क्या बताया गया है, कुछ सूखी रोटी और कुछ पानी के अलावा खाने पीने के लिए उसे कुछ नहीं मिला, यहाँ तक ये बताया गया है। विच ही गॉट फ्रॉम कॉटेजर्स एंड फार्मर्स, जो कि उसे किससे मिला था? कुटीर, कॉटेजर्स का मतलब होता है छोटी छोटी जो कुटियाँ होती हैं, कॉटेजर्स यानी कुटीर, और किसानों से उसे जो मिला था, यानी कि ये जो चीज़ें उसे प्राप्त हुई हैं, कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ये किसान और छोटी छोटी कुटियाँ बना के जो लोग रहते हैं उनसे ये चीज़ें प्राप्त हुई हैं। एज नाइट फेल, यानी कि यहाँ पे बताया गया है एज नाइट फेल, जैसे ही रात हुई, ही स्लेप्ट अंडर ए हैशटैग। हैशटैग यानी हैशटैग का मतलब होता है घास का एक ढेर।
लाइंग इन ए मेडो, यानी मेडो का मतलब है घास का मैदान। यानी यहाँ बताया गया है कि जैसे ही रात हुई है वह घास के मैदान में पड़े एक घास के ढेर के नीचे सो गया है। ही फेल्ट फ्राइटेंड एट फर्स्ट, फ्राइटेंड का मतलब है डर लगना। पहले तो उसे बहुत ज़्यादा डर लगा। फॉर द विंड ब्लू ऑफुली, ऑफुली का मतलब भयंकर तरीके से या डरावने तरीके से, ओवर द एम्प्टी फील्ड्स, यानी बताया गया है कि पहले उसे डर लगा है क्योंकि खाली खेतों में हवा जो थी वो भयानक रूप से चल रही थी। ही फेल्ट कोल्ड एंड हंग्री, यानी कि एंड वाज फीलिंग मोर लोनली देन ही हैड एवर फेल्ट बिफोर, यानी कि पहली बात यहाँ पे बताई गई है इसमें, उसे ठंड और भूख लग रही थी। इसके बाद यहाँ पे ये लिखा हुआ है और वह पहले से कहीं ज़्यादा अकेला महसूस कर रहा था। यहाँ पे लोनली का मतलब होता है अकेलापन, यानी वह पहले से ज़्यादा, यहाँ पे बिफोर लगा हुआ है तो बताया गया है कि वह पहले से ज़्यादा कहीं अकेला महसूस कर रहा था। ही हाउएवर, हालांकि, सून फेल अस्लीप, यानी कि वह जल्दी सो गया। बीइंग मच टायर्ड विद हिज लॉन्ग वॉक, यहाँ पे बताया गया है कि हालांकि वह जल्दी सो गया, अपने लंबे चलने से वह बहुत थक गया था, इस वजह से वो जल्दी सो गया। वैन ही गॉट अप नेक्स्ट डे, यानी कि जैसे ही वो अगले दिन जब उठा है, ही वॉज फीलिंग टेरिबली हंग्री, यानी कि वो भयंकर तरीके से, यानी उसे बहुत तेजी से भूख लग रही थी। सो ही परचेड ए लॉफ ऑफ ब्रेड, यानी कि उसने एक पाव रोटी, लॉफ ऑफ ब्रेड का मतलब एक पाव रोटी खरीदी, विद ए फ्यू कॉइन्स दैट ही हैड, यानी जो उसके पास थोड़े से चंद सिक्के थे उनकी हेल्प से उसने क्या किया है, एक लॉफ ऑफ ब्रेड यानी कि पाव रोटी खरीदी थी। तो यहाँ पर आपको पैसेज का जो अर्थ है वो समझ में आ गया होगा। अब चलिए प्रश्नों पर आते हैं। आपका इसका पहला प्रश्न है कि व्हेन द नाइट फेल ही स्लेप्ट, यानी कि जब रात हुई है तो वो कहाँ पर सोया है। इन द ओपन फील्ड, अंडर ए पाइल ऑफ ड्राई ग्रास, इन ए फार्मर्स कॉटेज, अंडर ए ट्री। देखिए यहाँ पर आपने देखा है कि ही स्लेप्ट अंडर ए हैशटैग, हैशटैग का मतलब क्या है, घास का ढेर, यानी कि वह किसके नीचे सोया है, एक घास के ढेर के नीचे। आप यहाँ पर देखेंगे अंडर ए पाइल ऑफ ड्राई ग्रास, ये वाला बिल्कुल समानार्थी है, हैशटैग के बिल्कुल समानार्थी है, यानी कि लेखांश के अनुसार ही स्लेप्ट अंडर ए हैशटैग जो कि पाइल ऑफ ए ड्राई ग्रास यानी अर्थात सूखी घास का एक ढेर है, इसका समानार्थी है। तो 72वें का आंसर होगा आपका बी वाला। 73वां है ही सून फेल अस्लीप बिकॉज, क्यों, यानी कि वह उसे जल्दी से नींद क्यों आ गई, इसके बारे में बताना है। क्योंकि यानी वह जल्दी से सो गया क्योंकि ही वाज एग्जॉस्टेड, ही वाज ऑल अलोन, ही हैड नॉट स्लेप्ट फॉर डेज, ही वाज वेरी फ्राइटेंड, यानी वह बहुत डरा हुआ था, इस वजह से जल्दी सो गया। यहाँ पे देखिए लास्ट से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि वह बहुत डरा हुआ था। क्या ये रीजन है? ये रीजन बिल्कुल नहीं है। ही हैड नॉट स्लेप्ट फॉर डेज, ये भी आपके उस पैसेज में नहीं बताया गया है कि बहुत दिनों से नहीं सोया था। ही वाज ऑल अलोन, ये भी नहीं बताया गया है कि अलोन होने की वजह से जल्दी सो गया। ही वाज एग्जॉस्टेड, देखिए यहाँ पर ये वाला पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। एग्जॉस्टेड का मतलब यही होता है, यानी कि अंदर से आपकी एनर्जी जब खत्म हो जाती है उसको एग्जॉस्ट बोलते हैं, यानी आपके पास अब एनर्जी नहीं बची है, अब उसे एग्जॉस्टेड बोलते हैं। तो लेखांश के अनुसार एक यहाँ पर एक लाइन आई है, ही हाउएवर सून फेल अस्लीप बीइंग टू मच टायर्ड, यहाँ पर एक लाइन आई है, देखिए मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर ये वाली लाइन आई है, ही हाउएवर सून फेल अस्लीप बीइंग मच टायर्ड विद हिज लॉन्ग वॉक, यानी अपनी लंबी यात्रा की वजह से वो जल्दी सो गया। ये एक लाइन आई है, इसका मतलब क्या हुआ, अपनी यात्रा से वो बहुत ज़्यादा थक गया था। तो आपके लिए यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है, ही वाज एग्जॉस्टेड, यानी उसके पास एनर्जी नहीं बची थी इसलिए वो सो गया। तो यहाँ 73वें का पहला है ए। 74 है आपका, विद रेफरेंस टू द पैसेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पर जो रेफरेंस दिया गया है इसके आधार पर आपको ये स्टेटमेंट दिए गए, इनको आपको कंसीडर करना है। ही वाज वॉकिंग थ्रू द कंट्री साइड, यहाँ पे पूछा गया है कि ही वाज वॉकिंग थ्रू द कंट्री साइड। अगला है द कॉटेजर्स यानी कुटीर वाले एंड फार्मर्स गेव हिम इनफ फूड सो दैट ही कुड स्लीप एट नाइट विदाउट फीलिंग हंग्री। देखिए सेकंड वाला तो होगा ही नहीं। अगर आप थोड़ा सा फिर से जाएं पैसेज पर तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो उसे बट कुडंट गेट एनीथिंग टू ईट और ड्रिंक एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब के सिवाय, सम ड्राई ब्रेड एंड सम वाटर विच ही गॉट फ्रॉम कॉटेजर्स एंड फार्मर्स, यानी कि कुटीर जो हैं, छोटी छोटी कुटिया वाले हैं या फिर किसान हैं, उनसे उसे क्या मिल सका है, कुछ सूखी हुई ब्रेड और कुछ पानी ही मिल सका है, यानी इनफ फूड नहीं मिला है, पर्याप्त खाना नहीं मिला है। तो यहाँ पर इसका जो सेकंड वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, सेकंड वाला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द कॉटेजर्स एंड फार्मर्स गेव हिम इनफ फूड, यानी कि जो कॉटेजर और फार्मर है उन्होंने उसे पर्याप्त खाना दिया है। ये तो है ही नहीं, पर्याप्त खाना दिया ही नहीं है, उसे जो है बहुत अल्प खाना मिल पाया है, सूखा ब्रेड मिला है और कुछ पानी मिल पाया है। ही वॉज वॉकिंग थ्रू द कंट्री साइड, कंट्री साइड का मतलब होता है किसी ग्रामीण परिवेश से निकल कर जा रहा था। देखिए यहाँ पर कॉटेजर्स, फार्मर्स, ये सारी चीज़ें खुले हुए घास के मैदान, ठीक है, घास के मैदान दिखाए गए हैं,
फील्ड बताए गए हैं, तो ये सब क्या इंगित कर रहे हैं कि वो किसी खेत यानी कि किसी जो विलेज साइड में है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन आपका बिल्कुल सही है, यानी कि ये सब चीज़ें ये इंगित कर रही हैं कि ही वाज वॉकिंग थ्रू द कंट्री साइड, अर्थात वह ग्रामीण क्षेत्र से होकर जा रहा था। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन सही है। तो यहाँ पर 74 का आंसर होगा आपका ए वाला। अगला पैसेज है आपका पैसेज नंबर 9 है, आई ओपन द बैग एंड पैक्ड द बूट्स इन, यानी मैंने अपना बैग खोला और जूतों को अंदर पैक किया। एंड देन जस्ट एज आई वाज गोइंग टू क्लोज इट, और जैसे ही मैं इसे बंद करने जा रहा था, ए हॉरिबल आइडिया अकर टू मी, यानी एक हॉरिबल का मतलब है भयानक, एक भयानक विचार मेरे मन में आया। हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, क्या मैंने अपना जो टूथब्रश है ये पैक किया था? आई डोंट नो हाउ इट इज़ बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश, यानी मुझे नहीं पता ये कैसे है, लेकिन मुझे कभी नहीं पता कि मैंने अपना टूथब्रश पैक किया है या नहीं किया। मैं अक्सर इसे भूल जाता हूँ। इसका जो राइटर है वो ये कह रहा है कि मुझे ये नहीं पता ये कैसे है, लेकिन अक्सर मैं ये सोचता हूँ कि भाई मैंने कभी ये पता नहीं चल पाता है कि मैंने टूथब्रश पैक किया है या फिर नहीं किया है। माई टूथब्रश इज ए थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, यानी कि मेरा जो टूथब्रश है ये एक ऐसी वस्तु है जो कि यात्रा के दौरान मुझे कह सकते हैं परेशान करती। हॉन्ट माना होता है डराना या फिर परेशान करना। एंड मेक्स माई लाइफ माइजरी, और मेरे जीवन को कष्टमय बनाती है। आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक्ड इट, यानी कि मैंने सपना देखा कि मैंने इसको पैक नहीं किया था। एंड वेक अप इन ए कोल्ड पर्सपिरेशन एंड गेट ऑफ बेड एंड हंट फॉर इट, यानी कि पर्सपिरेशन का मतलब क्या होता है? पसीने छूट जाना। हंट का मतलब होता है शिकार होना, यानी कि जैसे ही मैं बैग से जैसे ही मैं अपने बिस्तर से उठा हूँ, मैं क्या होता है, मैं पसीने का शिकार हो जाता हूँ। अभी बताया गया है एंड गेट आउट ऑफ बेड एंड हंट फॉर इट, यानी पसीने का शिकार हो जाता हूँ। एंड इन द मॉर्निंग, और सुबह में, आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज इट, यानी कि सुबह में जैसे ही मैं उठता हूँ मैं इसे इस्तेमाल करने से पहले पैक करता हूँ। यानी यहाँ बताया आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज इट, यानी कि सुबह में जैसे ही मैं उठता हूँ वैसे ही इसको यानी कि इस्तेमाल करने से पहले, यानी बताया गया इस्तेमाल करने के बाद इसको पैक करता हूँ। एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग, और ये हमेशा आखिरी सामान, टर्न आउट का मतलब होता है बाहर निकालना, और ये हमेशा आखिरी वस्तु होती है जिसको मैं बैग से बाहर निकालता हूँ। एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट, फिर से मैं इसको दोबारा इसको रीपैक करता हूँ और भूल जाता हूँ। एंड हैव टू रश अपस्टेयर्स फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन रैप्ड अप इन माई पॉकेट हैंडकरचीफ, यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे बताया गया है कि अंतिम क्षणों में, यानी मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैंने इसको पैक कर दिया है लेकिन मैं भूल जाता हूँ, और एंड में क्या करता है, मैं अपनी सीढ़ियों से यानी कि एकदम भागता हूँ, रेलवे स्टेशन की ऊपर की ओर दौड़ता हूँ। कैसे? बताया गया है कि हाथ में इसको लेकर, यानी अपने रूमाल में लपेटकर या टॉवल में लपेटकर इसको हाथ में लेकर मैं रेलवे स्टेशन की ओर फिर भागता हूँ, ये बताया गया है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 75 से क्वेश्चन है, व्हेन ही वाज गोइंग टू क्लोज द बैग द आइडिया दैट अकर्ड टू हिम वाज, क्या था, यानी कि जैसे ही वो अपने बैग को बंद करने वाला था उसके मन में क्या आइडिया आया? अनप्लीजेंट, सैड, फैंटास्टिक, अम्यूजिंग। अम्यूजिंग का मतलब होता है, देखिए अम्यूजिंग का जो मतलब है हास्यकर होता है, फैंटास्टिक का मतलब होता है उत्कृष्ट होता है, सैड का मतलब होता है दुखी, अनप्लीजेंट का मतलब होता है अरुचिकर या फिर कटु भाव उत्पन्न करने वाला। तो यहाँ पर आपने देखा होगा जब वो कह सकते हैं जब वो बैग बार बार बंद करता है तो उसके मन में क्या विचार आता है? हॉरिबल आता है, यानी एक भयानक या डरावना विचार आता है। तो यहाँ पर अनप्लीजेंट इसके लिए शब्द आएगा, अनप्लीजेंट। तो यहाँ पर 75 का आंसर है आपका ए, यानी कि लेखांश के प्रथम दो वाक्यों से स्पष्ट है कि जब अपना वो बैग पैक कर रहा था तो यहाँ पर हॉरिबल आइडिया अकर्ड, अर्थात उसे डरावना या खराब विचार आया, इसके लिए अनप्लीजेंट यहाँ पर सबसे उपयुक्त है। तो 75वें का आंसर होगा आपका ए वाला। 76 है अब आपका, व्हाट मेक्स हिज लाइफ माइजरेबल व्हेन एवर ही अंडरटेक्स ट्रैवलिंग, यानी उसकी कौन सी चीज़ उसकी लाइफ कस्टमर बनाती है जब वो ट्रैवल करता है? गोइंग टू रेलवे स्टेशन, फॉरगेटिंग द टूथब्रश, पैकिंग हिज बैग, बैड ड्रीम। देखिए यहाँ पे पूरी कहानी जो है टूथब्रश के इर्द गिर्द है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर बी वाला कथन आपका सही है कि उसकी कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि उसके ट्रैवल को जो है कह सकते हैं कष्ट में बनाती है, वो है टूथब्रश। 76 का आंसर होगा आपका बी वाला। अगला है, हिज टूथब्रश इज फाइनली इन हिज बैग, इन हिज बेड, इन हिज हैंडकरचीफ या लॉस्ट। देखिए आपने अंतिम वाली लाइन में यही पढ़ा है कि उसे बार बार लगता है कि उसने पैक कर लिया है या निकाल लिया है, लेकिन एंड के क्षणों में वो दिखता है जैसे उसकी ट्रेन का टाइम होता है उसको वो हाथ में लेकर, टॉवल में लपेटकर हाथ में लेकर भागता है, यानी कि ये बताया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है अंतिम वाले 77वें प्रश्न में कि हिज टूथब्रश इज फाइनली,
उसके बैग में नहीं है, बेड पर भी नहीं है, खो भी नहीं गया है, यानी उसके हाथ में होता है, जो कि वो रूमाल में लपेट कर भाग रहा होता है। तो यहाँ पर इन हिज हैंडकरचीफ, तो यहाँ पर 77 का आंसर होगा आपका सी वाला। 10वां पैसेज है अब आपका, इन स्प्रिंग पोलर बियर मदर्स एमर्ज फ्रॉम डेंस विद 3 month ओल्ड कप। यानी कहने का मतलब क्या है, बसंत ऋतु में जो ध्रुवी भालू की माताएं हैं 3 महीने के शावकों के साथ अपने माद से बाहर निकलती हैं। मदर हियर हैज फास्टेड फॉर एज लॉन्ग एज 8 month, बट दैट डज नॉट स्टॉप द यंग फ्रॉम डिमांडिंग फुल एक्सेस टू हर रिमेनिंग रिजर्व। यानी कहने का मतलब क्या है, माँ ने 8 महीने तक जो है उपवास किया है, लेकिन फिर भी ये उसके जो युवा बच्चे हैं, इस युवा को अपने शेष भंडार तक पूर्ण पहुंच बनाने में कोई बाधा नहीं पहुंचाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, बच्चा तो शिकार नहीं कर सकता है, बच्चा खाने के लिए किस पर डिपेंड है, अपनी माता पर डिपेंड है। अब माँ चूंकि अपने बच्चों की खातिर 8 महीने तक उसने फास्ट रखा है, एक किसी अपनी माद में छुप कर बैठी हुई थी, फिर भी ये अपने बच्चे को पूरी तरह से भोजन करवाती है, यानी उनकी खुराक में कोई कमी नहीं होने देती है। इफ देयर आर ट्रिपलेट का मतलब क्या है, मान लीजिए वहां पर 3 बच्चे हैं, 3 शावक एक साथ पैदा हो जाते हैं, द मोस्ट परसिस्टेंट स्टैंड्स टू गेन एन एक्स्ट्रा मील। यानी यहाँ पर क्या करेंगे, 3 बच्चे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो लगातार जो किसके लिए, यानी लगातार एक्स्ट्रा जो मील है उसको गेन करने के लिए लगातार जो खाते रहेंगे या फिर लगातार गेन करते रहेंगे। एंड इट मे हैव मील एट एक्सपेंसेस ऑफ अदर। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर यह भी हो सकता है कि यह दूसरों की कीमत पर भोजन कर सकते हैं। ये दूसरों की कीमत का मतलब क्या है कि 3 बच्चे हैं, 3 में से क्या है, मान लीजिए इसमें से एक को ज़्यादा मिल जाए, 2 को कम मिल पाए, ये भी हो सकता है। ये बात यहाँ पर इस लाइन में बताई गई है। द स्मॉलेस्ट ऑफ द लिटर फॉरफीड्स मैनी मील्स टू स्ट्रॉन्गर सिबलिंग्स। फॉरफीड का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पर जो फॉरफीड में बोलता हूँ, फॉरफिट बोलते हैं इसे, जब्त या दंड भराई। यानी यहाँ पर ये भी हो सकता है कि उसमें 3 शावकों में सबसे कमजोर या सबसे छोटा वाला जो है, ठीक है, इसको कम मिल पाए, यानी इसको अपने बड़े सिबलिंगों की तुलना में, अपने जो स्ट्रॉन्गर सिबलिंग की तुलना में इसको हो सकता है इसको उस दंड का भुगतान करना पड़े, यानी कि वो बड़े वाले सिबलिंग हैं वो ज़्यादा माता का दूध पी लें और ये छोटा वाला ना पी पाए। फीमेल्स आर प्रोटेक्टिव ऑफ देयर कब्स बट टेंड टू इग्नोर फैमिली रिवेलरी ओवर फूड। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो मादा भालू होती है वो वैसे तो अपने बच्चों को लेकर प्रोटेक्टिव होती है, लेकिन हाँ जब खाने की बात आती है, इन तीनों शावकों के बीच खाने पीने की बात आती है, दूध पीने की बात आती है, तो उस दौरान उनमें जो झगड़ा होता है उसमें ये भी कुछ नहीं बोल पाती है। ये बात यहाँ पे इस लाइन में बताई गई है। इन 21 ईयर ऑफ फोटोग्राफी पोलर बियर, यानी कि यहाँ पर बताया गया 21 साल की जो पोलर बियर की फोटोग्राफी में, आई हैव ओनली वन सीन द स्मॉलेस्ट ऑफ ट्रिपलेट सर्वाइव टिल ऑटम। यानी यहाँ पर पत्रकार ये कह रहा है कि मैंने अपनी 21 साल की फोटोग्राफी में, पोलर बियर की फोटोग्राफी में केवल एक बार सबसे छोटे वाले जो ट्रिपलेट में से, यानी ट्रिपलेट का मतलब क्या है, 3 बच्चों में से जो सबसे छोटा या सबसे कमजोर वाला है, इसको एक को मैंने जीवित देखा है। कब? पतझड़ तक जीवित मैंने देखा है। यानी कहने का मतलब ये है, इस पैराग्राफ का पूरा का सार ये निकल कर आ रहा है कि ये ट्रिपलेट बच्चे किसी मान लीजिए मादा भालू के हो जाते हैं तो उनमें से जो सबसे कमजोर वाला जो शावक होता है वो पतझड़ तक, यानी ऑटम जो सीजन होता है तब तक वो जीवित नहीं रह पाता है, तब तक वो मृत्यु के गाल में समा जाता है। इस पैराग्राफ का ये अर्थ निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर अब 1 बाय 1 करके हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला है फीमेल पोलर बियर गिव बर्थ ड्यूरिंग स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आपकी 4 ऋतुएं होती हैं, स्प्रिंग, समर, विंटर, ऑटम। तो यहाँ पर लेखांश के प्रथम वाक्य के अनुसार क्या है, आपने लेखांश का प्रथम वाक्य पढ़ा होगा, इन स्प्रिंग यानी कब, यानी इन स्प्रिंग द पोलर बियर मदर इमर्ज फ्रॉम डेंस विद 3 month ओल्ड कब। यानी बसंत ऋतु में ध्रुवी भालू की माताएं 3 महीने के शावकों के साथ माद से निकलती हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये बच्चों का जन्म जो है स्प्रिंग से 3 महीने पहले देती हैं। यानी स्प्रिंग से 3 महीने पहले कौन सी ऋतु होती है, स्प्रिंग से 3 माह पूर्व आपकी जो है विंटर ऋतु होती है, यानी कि सर्द ऋतु होती है। 78 का आंसर होगा आपका डी। मदर बियर टेक साइड ओवर कब्स, यानी अपने बच्चों की तरफ लेती है। लेट्स द कब्स फेंड फॉर देम सेल्व, यानी कि यहाँ पर या तो अपने बच्चों को छोड़ देती है कि वो अपने आप अपना फूड प्राप्त कर लें। फीड्स ओनली देयर फेवरेट्स, यानी अपने जो उसका चहेता होता है उसको खिलाती है। सी दैट ऑल कप्स गेट एन इक्वल शेयर, या ये कहती है कि सभी को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए खाने में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर बी वाला कथन यहाँ पे सही है। नहीं, लेखांश के अंतिम से दूसरे वाक्य में एक बात कही गई है, फीमेल आर प्रोटेक्टिव ऑफ देयर कप्स। ये बात कही गई है कि फीमेल अपने बच्चों को लेकर प्रोटेक्टिव होती हैं, हालांकि बट टेंड टू इग्नोर फैमिली रिवेलरी ओवर फूड, लेकिन हाँ खाने को लेकर जो उनका झगड़ा होता है उसमें वो भी कुछ नहीं बोल पाती हैं। तो लेट्स द कप फेंड फॉर देम सेल्फ, यहाँ पर ये वाला कथन आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर तात्पर्य ये है भालू अपने बच्चों को स्वयं अपना बचाव करने देती है। तो यहाँ पर
बी वाला कथन सही है, 79 का आपका बी। 80वां प्रश्न है अब आपका, विद रेफरेंस टू द पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशन हैव बीन मेड टू द, यानी यहाँ पर ये कुछ अजम्पशंस हैं जिनको आपको चेक करना है क्या ये सही है, वैलिड है, यानी विच ऑफ द अजम्पशंस गिवन अबव इज आर वैलिड। पोलर बियर्स फास्ट एज लॉन्ग एज 8 मंथ ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रे, यानी कि शिकार न मिलने के कारण वो 8 महीने तक उपवास रहता है या रहती है। देखिए यहाँ पर आपके पूरे यहाँ पर आपके पैसेज में ये बात कहीं नहीं कही गई है कि शिकार न मिल पाने की वजह से वो 8 महीने तक फास्ट रखी है, ये बात यहाँ पर नहीं कही गई है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। पोलर बियर्स ऑलवेज गिव बर्थ टू द ट्रिपलेट, ये भी जरूरी नहीं है कि हमेशा वो ट्रिपलेट को ही दे, ये तो एक सिचुएशन बताइए, एक रेयर कंडीशन बताइए। किसने? यहाँ पे पत्रकार ने, फोटोग्राफर ने बताई है कि भाई मान लीजिए 3 बच्चे किसी के हो जाते हैं तो 3 बच्चों में से जो सबसे कमजोर वाला होता है वो ऑटम तक जीवित रह जाए तो बहुत बड़ी बात है कि हमने तो केवल एक केस देखा है ऐसा। तो ये बात यहाँ पे फोटोग्राफर ने बताई है, तो जरूरी नहीं है कि हर बार वो 3 बच्चों को ही बर्थ दे एक साथ। तो यहाँ पर आपका नीदर 1 और नॉर 2, तो यहाँ पर आंसर होगा 80वें का डी। ये है हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है, आप लोग पहले वीडियो में तो अच्छा खासा रुझान देते हैं लेकिन धीरे धीरे करके आपका रुझान कम होता जाता है। तो मेरी यही गुजारिश है कि अपना रुझान जो है, अपना जो कह सकते हैं इच्छा शक्ति है, उसको आप खत्म ना होने दें। यानी आप जो आपकी जो इच्छा शक्ति है, आपकी जो विलिंग पावर है, वो पहले वीडियो में तो जोर शोर से दिखाई देती है कि हाँ सर अब हम पढ़ेंगे, सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट कर देंगे। लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ते जाते हैं इनमें से बहुत कम अभ्यर्थी ऐसे रह जाते हैं जो कि पूरा वीडियो फिर देखते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको कंटेंट मिल रहा है तो आप उसका लाभ उठाइए। मेरा मानना यह है कि आपको कंटेंट अगर पूरा मिल रहा है तो आप उसका लाभ उठाइए, क्योंकि यही कंटेंट के लिए आप लाखों रुपए पे करते हैं। आप समझ रहे हैं? आप यही कंटेंट पाने के लिए जो पेड चैनल है वहाँ पर आप लाखों रुपए, हजारों रुपए पे करते हैं और यहाँ पर आपको मुफ्त में मिल रहा है, तो आप इसको मिस मत कीजिए। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।